तो भाई लोग सब बिंदास। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए यार एक ये क्लिप बनाया है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारे नीट के बच्चों के लिए, प्री मेडिकल वालों के लिए, जेई मेंस जिनका हो गया है, जिनको एडवांस देना है, अभी एक मेंस का अटेम्प्ट बाकी है, तो जिनको हो सकता हो अभी मेंस देना हो उनके लिए, क्योंकि यार सिलेबस अपने पास बहुत बड़ा है और सवाल ये उठता है कि इसको रिवाइज कैसे करें। क्योंकि देखिए एक बार तो हर ही बच्चा सिलेबस पढ़ लेता है। अब आप जो होते हो ना, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होता है आपके ऊपर। क्या रहता है ना, बहुत प्रेशर में बच्चा होता है, बहुत सारी दिमाग में टेंशनें रहती हैं। अब इस इंटेंस प्रेशर के अंडर आप जो भी 100 या 120 चैप्टर्स पढ़ के गए हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इन 100 चैप्टर्स में से जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके वहाँ पूछे गए हैं उसको रिकॉल करना है आपको, और अपने दिमाग से रिकॉल ही नहीं करना है, आपको विद इन 30 सेकेंड्स उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए ना बेटा बहुत अच्छा रिवीजन अपने को चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छा रिवीजन चाहिए है, क्योंकि फिर अंडर इंटेंस प्रेशर आप इतनी आसानी से रिकॉल नहीं कर पाओगे, और अगर आप रिकॉल कर भी ले रहे हो तो हो सकता हो आप उसको 30 to 40 सेकेंड्स में ना कर पाओ। क्योंकि अगर आपने किसी प्रॉब्लम को एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो वो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि आगे जो ईजी क्वेश्चन है आप वो शायद ना अटेम्प्ट कर पाओ। अब मसला ये आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो। देखिए स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको आपका मोटो बता दे रहा हूँ। ठीक, आपको मोटो जो रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि भाई साहब मुझे मिनिमम बुक्स पढ़नी है। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, आप तो कह रहे हो पढ़ो ही मत। मैं मना नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का, लेकिन इस समय कह रहा हूँ कि आखिरी का टाइम है तो मिनिमम बुक्स पे आ जाओ। तो फिर करना क्या है, ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन करना है। तो इस मोटो को आपको फॉलो करना है, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। तो कम से कम किताबों के पीछे इस समय भागिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल किसी किताब के पीछे मत भागिए। कोर जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसको पढ़िए और रिवीजन को खूब ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, क्योंकि देखिए रिवीजन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सक्सेस के। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सक्सेस रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक, तो ओवरऑल हमें क्या करना है, मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन। अब ज़्यादा किताबों के पीछे हमें नहीं भागना है। तो भैया अपन तो यार केमिस्ट्री वाले हैं, तो केमिस्ट्री पे ही चर्चा करते हैं कि यार केमिस्ट्री में जो हमारे 30 चैप्टर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इनको हम लोग कैसे करें, कैसे कवर अप कर लें, किसको पहले किसको बाद में। तो इसको ज़रा सा हटाते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। देखिए केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं। कितनी, 3 ब्रांचेज हैं। तो केमिस्ट्री अपने पास देखो 3 ब्रांचेज हैं। एक है फिजिकल जो सबकी टेंशन है, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें जो आपको परेशान करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो रहता है वो रहता है रिएक्शंस का, जिसको अपन लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है दैट इज इनऑर्गेनिक। अब देखिए अलग अलग राइटर्स की फीलिंग अलग अलग है। मैं ये कहता हूँ कि आप फिजिकल में 10 चैप्टर पकड़ लो, ऑर्गेनिक में 10 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 10 पकड़ लो और ऑर्गेनिक में 10 पकड़ लो। तो इससे क्या रहेगा, आपका जो रिवीजन शेड्यूल है वो काफ़ी बैलेंस रहेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कहीं से आप जो है थोड़ा सा टाइम वाइम निकाल के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। इससे कम में अपनी कहानी चलनी नहीं है। ठीक, और आप केमिस्ट्री को एक सिंगल सब्जेक्ट ना समझिए, उसको 3 डिफरेंट सब्जेक्ट समझिए। एक को अपन समझ लेते हैं कि भाई ये मेरा पहला सब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरा है, ये मेरा तीसरा है। तीनों में मेरे पास 10, 10 और 10 चैप्टर्स हैं। ठीक, और इसको तीनों को मुझे डेली रिवाइज करना है। मतलब मुझे फिजिकल को भी डेली टाइम देना है, इनऑर्गेनिक को भी डेली टाइम देना है, ऑर्गेनिक को भी डेली टाइम देना है। अब बच्चा सोचता है कि लो पहले फिजिकल कर डालें, फिर इनऑर्गेनिक कर डालें, फिर ऑर्गेनिक कर डालें। उसमें दिक्कत कोई नहीं होती है। फिजिकल में क्या होता है यार, कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल लगाने बैठे, 2-4 हुए, 2-4 नहीं हुए, बच्चा हो जाता है डीमोटिवेट। तो जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आप कहाँ उसको पलट के दोबारा देखोगे। आप कहोगे चलो ठीक है आखिरी में करेंगे, अभी कोई वो टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक, तो आपका क्या होता है, प्लान बनता है, प्लान बिगड़ता है। ठीक, आप ज़रा सा न्यूमेरिकल में गए तो फिर आप सोचते हैं लो चलो ऑर्गेनिक में चले जाएं। ऑर्गेनिक में आप जैसे ही पैर रखते हो इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, आप हो जाते हो कंफ्यूज। आप कहते हो चलो ठीक है स्किप करके इनऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। इनऑर्गेनिक की तरफ जाते हो तो फिर भैया वही दिक्कत है, उधर भी बहुत सारी इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं, थ्योरी हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। लेट अस कंसिडर आपने निकाल लिए 40 मिनट। भाई 40 मिनट ऑर्गेनिक पढ़ लो,
40 मिनट इनऑर्गेनिक पढ़ लो, 40 मिनट फिजिकल पढ़ लो, तब कहानी सही रहेगी। एक साथ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा रिएक्शंस का, बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा न्यूमेरिकल्स का, और बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा थ्योरी का। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा करिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल करके पहुंच गए, इनऑर्गेनिक करके पहुंच गए, ऑर्गेनिक छोड़ दी। तो करना तो यार सब कुछ है अपने को। तो फिर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। तीनों में 10-10 चैप्टर, भी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। और ये मान के चलिए कि आपको किसी ना किसी हाल में 40-40 मिनट तीनों को स्टडी करना है। अब ये 2 आवर आप एक साथ पढ़ लीजिए, वो अलग मसला है। अगर आपको लगता है यार बहुत टाइट शेड्यूल है तो फिर मैं ये 40-40 मिनट आगे पीछे करके निकाल लूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो हो सकता हो जैसे आपने सुबह फिजिकल के न्यूमेरिकल लगा लिए, इनऑर्गेनिक आपने कभी थोड़ी देर दिन में देख ली, और ऑर्गेनिक आपने क्या करी, शाम में देख ली। ठीक, हो सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम एक साथ देखे लेने 1.5 घंटा, फिजिकल हम कभी थोड़ी देर बाद लगा लेंगे। तो वो आपका प्लान है, आपको 2 आवर्स तो निकालने ही निकालने हैं। 40-40 मिनट का आप सेशन रख लीजिए, चाहे तो अलग अलग कर लीजिए, चाहे एक साथ तीनों को कवर कर लीजिए, लेकिन हाँ 2 आवर्स तो आपको स्टडी के निकालने ही पड़ेंगे। अब मसला ये आता है कि पढ़ तो ले, लेकिन भाई साहब डिस्ट्रैक्शंस की कमी है नहीं बच्चे की ज़िंदगी में। तो बात कर लेते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, भी सिलेबस पे भी बात करेंगे। 2 मिनट लगेंगे बस डिस्ट्रैक्शन की कहानी समझा दें हम आपको। तो ज़्यादा इसमें चर्चा करने को है नहीं हमारे पास डिस्ट्रैक्शन में। एक 16, 17, 18 साल या उससे कुछ 1-2 साल ज़्यादा अगर हमारे पास कोई भी बच्चा है तो उसकी ज़िंदगी में बेटा सिर्फ 2 ही डिस्ट्रैक्शन है, ज़्यादा नहीं है ही नहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, 2 ही है इस समय पे। एक डिस्ट्रैक्शन रहता है हमारे पास कि बहुत से बच्चों को इस एज में उनका फर्स्ट लव मिल जाता है। ठीक, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन हमारे पास जो है वो है मोबाइल फ़ोन, जिससे आप अपना, कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे इससे अपना फर्स्ट लव ढूंढ भी रहे हैं। ठीक, तो ओवरऑल इस पे तो चर्चा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि इस पे अगर हम ज़्यादा चर्चा कर लेंगे तो आप लोग इतने ज़्यादा डिसलाइक कर दोगे वीडियो को कि ये वीडियो मुझे यूट्यूब से हटानी पड़ जाएगी। मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं। देखिए, थोड़े थोड़े आपको स्मॉल सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, छोटे छोटे पत्थर आपको डेली दिल पे रखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ठीक, तो छोटे छोटे पत्थर रखने पड़ेंगे आपको। अब आप ये सोचिए कि आप हर 2 घंटे पे ऑनलाइन आ जाएं, अपने किसी दोस्त को, यार, रिश्तेदार, पड़ोसी, उसको रिप्लाई भी डाल दें और पढ़ते भी रहें। तो फिर बेटा जब मोबाइल फ़ोन उठाओगे तो फिर एक मैसेज जिसका रिप्लाई करोगे वो 4 और कर देगा। तो फिर उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन जनरेट होगा। अब उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या है हमारे पास स्ट्रैटेजी, कि हम इस यूसेज को, ये जो यूसेज है इसको ऑटोमेटिक मिनिमम कर दें दिल पे पत्थर रख के, या तो फिर आप इसको जो है किसी लॉकर वॉकर में रख दीजिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और अब ये सवाल उठता है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसे करें। मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई, अब सिलेबस पे ही कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो फिजिकल की अगर बात करी जाए तो तीनों के लिए मैंने ये तो आपको बता दिया कि आपको तीनों ब्रांचेस डेली पढ़नी है और आपको 40 मिनट किसी तरीके निकालने हैं। ठीक, साथ में निकालिए चाहे अलग अलग निकालिए। अब फिजिकल में जो मैंने 10 चैप्टर लिए हैं, पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा पहले पढ़ें, कौन सा बाद में पढ़ें। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं वो 2 तरीके की स्ट्रेटेजी बताते हैं। आप दुनिया के किसी टीचर से सुन लो, ठीक, चाहे कोई कोटा का टीचर हो, चाहे कोई आपका हार्वर्ड का टीचर हो, चाहे MIT का कोई टीचर हो, वो आपसे कहेंगे 2 ही बातें कह सकते हैं। वो आपसे या तो ये कह देंगे कि पहले आप आसान आर्टिकल्स को या आसान चैप्टर्स को कर लीजिए, और दूसरी बात वो आपसे ये कहेंगे कि भाई साहब या तो आप पहले कठिन चैप्टर्स को कर लीजिए। अब देखिए इस समय क्या है कि लॉकडाउन वाला चक्कर चल रहा है। ठीक, तो बच्चों का क्या है कि कंसंट्रेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। बहुत से बच्चे तो डिप्रेस्ड भी हैं हमारे कि यार कैसे करें। तो उस कंडीशन में अगर आप कठिन आर्टिकल्स या कोई जो कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स हैं उसके चक्कर में अगर आप पढ़ गए तो शुरू में ही आपका क्या हो जाएगा, आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा यार मुझसे नहीं हो रहा है, इस साल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स पे मत चलिए। ठीक, अब जैसे अगर आपको वॉक करनी है या किसी ने आपसे कहा यार रोज़ 2 किलोमीटर दौड़ा करो, एकदम हेल्दी रहोगे, तो क्या होगा, अगर आप पहले ही दिन 2 किलोमीटर दौड़ लिए तो फिर क्या होगा कि आपके हाथ पैरों में बड़ी दर्द होगी, लैक्टिक एसिड भैया सारा का सारा मसल्स में
क्या बायो वाले समझाते हैं कि वो रुका जाता है, फंस जाता है, जिससे बड़ी पेन होती है। तो क्या आप करोगे, आप 2 किलोमीटर एक बार में ना रन करो, ठीक, आप थोड़ा थोड़ा रन करो। आप एक बार क्या करो, एक 500 मीटर की लैप ले लो, ठीक, फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करके एक और 500 मीटर की लैप ले लो। तो वैसे ही आप क्या करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। तो कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स के पीछे मत भागो, अभी पहले कुछ सिंपल आर्टिकल्स पकड़ लो, ठीक। अब सिंपल आर्टिकल्स में सबसे सिंपल चैप्टर जो है, मैं उनका आपको नाम बता रहा हूँ, उनको आप शुरुआत में पकड़ लीजिए। जैसे कि सिंपल चैप्टर्स हमारे पास फिजिकल में बेटा 4 ही हैं। टोटल मैं आपको 10 चैप्टर के नाम बता दे रहा हूँ कि हमने इनमें कौन कौन से रखे हैं। हो सकता हो कुछ टीचर्स आपसे कहें कि यार ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर ही नहीं है, बेवकूफ़ बना दिया किसी ने आपको, ठीक। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये फिजिकल का है कि नहीं है, हमने मतलब एक क्लासिफिकेशन कर लिया कि यार अपने को 10 चैप्टर फिजिकल के नाम पे रखने थे, ठीक। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, देखिए फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी से आप पकड़ लीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर, अरे भाई जिसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पता नहीं कौन कौन से लॉ पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आप पकड़ लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। उसके बाद आप पकड़ लीजिए सरफेस केमिस्ट्री, और फाइनली आप पकड़ लीजिए मोल कंसेप्ट। अब आप कहोगे ये 4 ही क्यों आपने शुरू में बताया, देखो बेटा ये सबसे इजी चैप्टर्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, ठीक। इसके बाद आपके पास एक मैं कह सकता हूँ एवरेज टाइप का चैप्टर जो आता है, वो आता है एवरेज डिफिकल्टी में सॉलिड, ठीक। फिर अच्छे चैप्टरों की लिस्ट जो है वो 5 चैप्टर आपके पास है, जिनमें आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत कठिन तो नहीं है, आप इसको एवरेज कह सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद जो दमदार चैप्टर हैं उनमें आता है आपके पास एक चैप्टर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। फिर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट में हमारे पास क्या रह जाता है, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। अगर फिजिक्स में दिल लगा के पढ़ाए ना तो केमिस्ट्री में थर्मो बड़ी सिंपल लगती है, और अगर फिजिक्स में भी थर्मो में थोड़ा सा हाथ ढीला है तो फिर दिक्कत होती है। लास्ट में हमारे पास है इक्विलिब्रियम। अब देखो जिनको येलो येलो करे दे रहे हैं, येलो ही कर देता हूँ, ठीक। काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, थर्मो और इक्विलिब्रियम, इनको यार मैं पर्सनल मेरी सजेशन ये है, इनको यार लास्ट के लिए रोक लो, अभी इनके चक्कर में ना पड़ो। शुरू में ज़्यादा कठिन चैप्टर के चक्कर में जाओगे तो फिर क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाओगे, सोचोगे लो प्लान ही बदल दें। तो बार बार प्लान बदलने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, दिन वेस्ट होते हैं, ठीक। तो फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स, सरफेस और मोल, ये जो 4 चैप्टर हैं, ठीक, इनमें अगर आप ध्यान लगाओगे तो सरफेस केमिस्ट्री बड़ा सिंपल सा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक। अगर आप 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम, मैं तो समझता हूँ 2 दिन, अगर आप इसको 2 दिन देते हो 2 × 40 मिनट, तो मेरी समझ से ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप 2 दिन पढ़ते हो और आप एक चैप्टर कर लेते हो, ठीक, सरफेस केमिस्ट्री खाली, तो आपको यार लगेगा कुछ अच्छा अंदर से फील होगा, चलो यार मैंने एक चैप्टर तो किया, ठीक। तो फिर आप फिर आगे बढ़ोगे। अगर आप इक्विलिब्रियम के चक्कर में पड़ गए तो इक्विलिब्रियम आपसे कम से कम मान के चलिए 8 से 9 दिन तो लेके जाएगा, और उस 8 से 9 दिन में अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो फिर आप फिर इधर पूरा का पूरा प्लान आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, लो नया प्लान बनाए, ठीक। तो पहली जो नेक सलाह है वो यही है कि भैया सरफेस केमिस्ट्री आप पहले निपटा लीजिए, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि चलो 30 में से 1 तो हो गया मेरा, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप चाहो तो ये चैप्टर भी इंटरेस्टिंग और अच्छा है, और मैं तो समझता हूँ आसान है, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको पसंद भी बहुत है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बैलेंसिंग करना, ठीक। तो आप इसको कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर पे, जैसे कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है और मोल कंसेप्ट है। तो इनमें से आपको जो भी इजी लग रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा स्टेट्स ऑफ मैटर लगाइए, बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल हैं इसमें, ठीक। और मोल कंसेप्ट उसके बाद लगाइए। इन 4 चैप्टर को आप फिनिश करके रख लीजिए कि ये मेरा इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। इन 4 चैप्टर से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, तो आपको आई थिंक कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 5 क्वेरी तो मिल ही जाएंगी नीट वाले एग्ज़ाम में, ठीक। तो ओवरऑल 5 क्वेरी आपकी इधर हो जाएंगी, और इसमें आपको बहुत टाइम नहीं देना है। इसके बाद आप आइए सॉलिड स्टेट पे, सॉल्यूशन, फिर काइनेटिक्स, यहाँ तक आप 1 बाय 1 चलिए। और ये जो 3 चैप्टर हैं, ये इलेक्ट्रो, थर्मो और इक्विलिब्रियम, इनको बेटा साथ में ही पढ़ना, ठीक। इनको आप समझ लीजिए ट्राइएड है, तीनों को साथ में पढ़ना है। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप इन तीनों को साथ में पढ़िए, क्योंकि बेटा इनमें बड़े ही टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल्स हैं।
इलेक्ट्रो, थर्मो और इक्विलिब्रियम में क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे नस्ट इक्वेशन के एक से एक घातक सवाल हैं। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देखेंगे तो फिर इसमें भी आपको कई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इक्विलिब्रियम में तो आपको मालूम ही है, अल्फा निकालने के चक्कर में दुनिया ख़राब कर दी इक्विलिब्रियम ने। तो इनमें क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लिकेटेड ना बोले, आसान मैं शब्द बोलूँ तो बेटा इनमें कुछ, एक सेकेंड साफ हो जाओ भाई, इनमें कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है बेटा, कैलकुलेटिव। ठीक, तो कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या अप्रोच होना चाहिए कि ऐसा करा जाए, इनको आखिरी में करते हैं और आखिरी में जब खूब सारा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दिमाग की भी ट्रेनिंग हो जाएगी अच्छी खासी। ठीक, सॉलिड स्टेट एक आप कह सकते हैं कि एवरेज टाइप का चैप्टर है, क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बराबर से हैं। कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, और न्यूमेरिकल इसमें जो है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में बेटा एक काम कर लीजिए, जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं या क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद मालूम है उनके जो आंसर हैं उसका रट्टा मार लो। मतलब सॉल्व करोगे तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो रहेगा ही। ठीक, उनके आंसर्स का रट्टा मार लो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए टीचर के हिसाब से कि यार रट्टा मार लो, लेकिन यार ईमानदारी की बात है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप 2-3-4 बार सॉल्व करिए। उनको किसी की कॉपी में, किसी बुक में, कॉपी में ही लिखना पड़ेगा, बुक में कहाँ लिखोगे यार, बुक तो पहले शुरू में मना कर दी। तो किसी किताब में, मतलब किसी किताब से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखो, उसको एक कॉपी में लिख डालो और उनके आंसर्स को ही रट्टा मार लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल ये रहेगा कि एनसीईआरटी से वो कॉपी पेस्ट करेगा, और अगर आपको आंसर रट्टा पता होगा किसका, इस वाले न्यूमेरिकल का ये है, तो फिर आप उस पर सीधा टिक लगा दो, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में से आप इसके न्यूमेरिकल लगा लो, दुनिया भर की किताबों में चक्कर में ना पड़ो। ठीक, सेम स्ट्रैटेजी आप सोल्यूशन और काइनेटिक्स के लिए रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन हर साल कॉपी और पेस्ट होते हैं, वहाँ से कॉपी हुआ, इधर पेस्ट हुआ आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, इलेक्ट्रो, थर्मो और इक्विलिब्रियम ये लास्ट के लिए बचा के रखिए। तो इससे आपको ये रहेगा कि बल्क ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। 4 चैप्टर इधर बताए, 5, 6, 7 चैप्टर। ठीक, देखिए इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके बारे में मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, इक्विलिब्रियम ख़ास तौर पे, ये खून पीने वाला चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा वैरायटी, काफ़ी कुछ है, और उसके हिसाब से इससे क्वेरीज इतनी नहीं आती बेटा। सेम कहानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी है, क्वेश्चंस कई सारे हैं, कंसेप्ट्स कई सारे हैं, वैरायटी के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हैं, थ्योरी भी कई सारी हैं, लेकिन क्या है कि उतनी क्वेरीज इससे नहीं पूछी जाती हैं। तो बेटर ये है कि इस पर इतना टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ो भैया, बिल्कुल पढ़ो, ज़रूर है पढ़ना, मतलब ज़रूरी है पढ़ना, ज़रूरी है, लेकिन क्या है, इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट में इसको डाल दो, इलेक्ट्रो और इक्विलिब्रियम को। ठीक, तो क्या रहेगा कि क्वेरीज कम रहेंगी, तो इन पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, सोल्यूशन, काइनेटिक्स और सॉलिड। ठीक, तो फिर एक आपको मैंने एक रफ स्केच दे दिया है कि 10 चैप्टर्स हैं, और डेली बेटा इसको आपको इनमें से 40 मिनट्स देने हैं। 1 बाय 1 आपको ऑर्डर भी बता दिया है, कहीं पे चाहो तो लिख लो इसका स्क्रीनशॉट। खैर इतना गंदा लिख दिया मैंने खुद ही, क्या स्क्रीनशॉट लोगे, कहीं पे लिख लो कि यार ये मेरा प्लान है, मेरे को इसी को फॉलो करना है। अब मसला आता है इनऑर्गेनिक में, भाई क्या करें। देखिए आसान चैप्टर अगर आपको करने हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन ख़त्म कर दो, सबसे आसान, सस्ता, मद्दा, टिकाऊ चैप्टर है। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए तो फिर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद ना आप एक टेढ़ा चैप्टर पकड़ लो, मेटलर्जी। अब आप कहोगे यार ये मेटलर्जी, आप ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल आप कहाँ से पकड़ लाए। देखिए मेटलर्जी में क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, 2500 ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, एलिंगम डायग्राम है। ठीक, तो शुरू में 3 चैप्टर यार अपन ने आसान पकड़े ना, हाइड्रोजन पकड़ लिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पकड़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पकड़ लिया। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं है, अगर आप वो श्रोडिंगर के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक, तो आप श्रोडिंगर कैट नहीं बनोगे और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में तकलीफ नहीं होगी। हालांकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि श्रोडिंगर मत पढ़ो, श्रोडिंगर एनसीईआरटी में जितना दिया उसको तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ग्राफ टू ग्राफ पढ़ लो। ठीक, उसके बाद जो है मेटलर्जी थोड़ा सा आपको
क्या रहेगा कि काफ़ी सारे फैक्ट्स है, फैक्चुअल चैप्टर है, तो आप इसको ज़रा शुरू में रिवीजन में लाइए, क्योंकि लास्ट में आप इतनी ज़्यादा ओर्स के नाम देखोगे, इतनी ज़्यादा प्रोसेस बेसिमराइजेशन है, ब्लास्ट फर्नेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस है, वो सब आपको लास्ट में ना डराने लगेंगे, तो आपको लगेगा यार आप हॉरर फिल्म में आ गए हो। ठीक, तो इसको शुरू में ही पकड़ लो मेटलर्जी को। तो ये आपको डेली इनऑर्गेनिक के 40 मिनट निकालने हैं। हाइड्रोजन तो आप मान के चलो बस 1 से 2 दिन लगेंगे, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यार चलो 1-2 दिन में मेरा कुछ तो हुआ। ठीक, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगने हैं मेरे को लगता है। वही आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की है, 2 से 3 दिन। क्वांटम नंबर वगैरह है, हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन, ये सब पढ़ोगे तो जब तुम्हारे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यार अपन कर सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि बच्चे को डर लगने लगता है, यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कठिन चैप्टर के चक्कर में ज़्यादा है और आसान चैप्टर फोकस नहीं कर रहा है। अब भैया इतनी तो कहानी हो गई मेटलर्जी तक। अब इसके बाद कहाँ पे जाए? इसके बाद देखिए आप ये कर सकते हैं इनऑर्गेनिक में कि अगर आप चाहें क्या, मैं तो कहता हूँ एक बार एस ब्लॉक को लपेट लो। एस ब्लॉक को पढ़ना एक सेफ वो है बीच में, क्योंकि देखिए एस ब्लॉक हमारी जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है हमारे, और जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो बच्चा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जाता है भूल, और इसमें कई सारे ट्रेंड्स हैं। ठीक, तो फिर सारे ट्रेंड्स एक बार में तो आने नहीं हैं, तो जो चीज़ें आप शुरू में रिवाइज करोगे उनको लास्ट में रिवाइज करने का थोड़ा टाइम रहता है आपके पास। ठीक, तो फिर एस ब्लॉक को आप ज़रूर इस बार देख लीजिए कि जैसे ही आप मेटलर्जी ख़त्म करें आप एस ब्लॉक पे कूद पड़िए। अब बात करते हैं कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल क्या है और हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिमाग क्या है। देखिए, दिल तो आपका केमिकल बॉन्डिंग है CB, दिमाग आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो मान के चलिए इन दोनों से आपको 5 क्वेश्चन कहीं गए ही नहीं हैं, 5 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मोस्ट टीचर ये कहते हैं कि सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लो, तो ये होगा कि दिल दिमाग से तो मजबूत हो गए। सही बात है कि नहीं? तो लेकिन हमने देखिए आपसे ये नहीं कहा कि शुरू में ये बड़े बड़े चैप्टर पकड़ लो। ठीक, इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोनों, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हालांकि मैं कहूँगा कि थोड़ा बाद में आओ। ठीक, शुरू में ही सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ लोगे। अब जैसे खाना खाते हो ना, तो पहले क्या करता है आदमी, रोटी खाता है, फिर चावल खाता है, लास्ट में रसगुल्ला खाता है ना। शुरू में आदमी जो है डेजर्ट की तरफ नहीं जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये है डिज़र्ट। शुरू में खा लोगे तो फिर लास्ट में सोचोगे अब क्या करें। तो इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि हाइड्रोजन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मेटलर्जी और एस ब्लॉक जैसे चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। फिर आप आइए केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और अच्छे स्कोरिंग चैप्टर है, 5 क्वेश्चन तो मिलने, हो सकता हो 6 भी मिल जाए। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा खतरनाक चैप्टर। खतरनाक क्या मतलब, बच्चों कम पसंद है या कह सकते हैं बोरिंग लगता है, पी ब्लॉक के 2 चैप्टर और डी एंड एफ ब्लॉक। तो ओवरऑल ये 3 चैप्टर हैं। ठीक, पी ब्लॉक से तो कई सारे क्वेश्चन हैं, मान लो 2 चैप्टर हैं तो 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। डी एंड एफ ब्लॉक से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। बेटा एक बात याद रखना, जब पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना, जैसे ही तुम्हारा ये दोनों फिनिश हो, ठीक, तो पीछे से एक जो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक जो आपने पढ़ा था, उसको इसके साथ रिवाइज कर लेना। उसको इसके साथ क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक, पी ब्लॉक पढ़ा पूरा, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा, और पीछे से एस ब्लॉक पकड़ना है, तो फिर क्या होगा, आपका एक साथ पूरा जो ब्लॉक वाली केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक का जुगाड़ बनाइए। हाइड्रोजन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये आपके 10 चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं बेटा, 40 मिनट है, जितना हो पाए 40 मिनट में उतना करना है इनऑर्गेनिक में, धीरे धीरे करना, क्योंकि ये जो आप एग्जामिनेशंस देने जा रहे हो ना, इसमें चल रही होती है रेस, साफ साफ। ठीक, और रेस का चक्कर मालूम है क्या है? रेस जो हो रही है वो हो रही है रैबिट और टर्टल की। मैं तो कहता हूँ आप टर्टल बन के रहो, सही रहेगा। ठीक, टर्टल धीरे धीरे चलता है लेकिन डेली चलता है, और रैबिट क्या था, थोड़ा चले, एक दिन तो 6 घंटा 8 घंटा 10 आवर खूब स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद 2 दिन के ब्रेक पे चले गए। और 2 दिन का जब आपने ब्रेक लिया ना, तो हुआ ये कि जो भी आपने इधर 10 आवर में पढ़ा था वो भी आप फ्री में भूल गए,
और टर्टल क्या है, धीरे धीरे चलेगा, डेली रिवाइज करेगा, डेली 40-40 मिनट देगा, ठीक। तो डेली 40 मिनट का रिवीजन करेगा टर्टल, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर आप डेली किसी मतलब इंडिविजुअल ब्रांच को 40 मिनट दे रहे हो, तो फिर ये रहेगा कि आप यार टाइम जो है हो सकता है थोड़ा स्लो चले प्रोसेस। हो सकता हो कोई बच्चा हो कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लेगा, मैं 30 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, ठीक। वो एक अलग मसला है। फिर 30 दिन में जब वो सिलेबस ख़त्म करेगा तो फिर 30 दिन के बाद उसके दिमाग में अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग शॉर्ट सर्किट कर रही होंगी, ठीक। तो टर्टल की तरह आप डेली 40 मिनट पढ़िए, तो उससे आपका क्या रहेगा, रिवीजन स्ट्रांग होगा, ठीक। एक दिन में 10 घंटा मत पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। डेली 7-8 घंटे का शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो करिए। ये 10-10 12-12 घंटे आप एक दिन पढ़ते हो, फिर 2 दिन 4 दिन आपका दिमाग ही नहीं काम करता है, सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक का शेड्यूल। अब बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक में क्या किया जाए, व्हाट टू डू इन ऑर्गेनिक। देखिए ऑर्गेनिक का जो हार्ट है वो तो जीओसी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक के दिमाग की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो ऑर्गेनिक का जो ब्रेन है वो आपका क्या रहता है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अरे हाइड्रोकार्बन। लेकिन फिर वही बात, दिल और दिमाग के चक्कर में शुरू में नहीं पड़ेंगे, शुरू में दिल दिमाग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये हमारा क्या है, डिज़र्ट है, इसको बचा के रखेंगे लास्ट के लिए, ठीक। तो पहले कर लेते हैं आसान आसान चैप्टर्स। तो आसान चैप्टर्स की लिस्ट हमारे पास जो है वो शुरू होती है भाई साहब ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक की अगर बात करी जाए तो देखो बेटा, आसान चैप्टर्स जो हैं, सबसे आसान जो चैप्टर है वो आपका रहता है एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री। क्या रहता है, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री। तो 1 या 2 दिन लगेंगे आपको 40 मिनट में इसको करने में, आप पहले इसी को निपटा दो, ठीक। पॉलीमर्स निपटाओ, ठीक। उसके बाद आता है आसान चैप्टर्स की लिस्ट में अमाइंस। तो इन 3 को आप पकड़ लीजिए। उसके बाद हाँ एक और रहता है अमाइन से पहले, एक सेकंड, सॉरी गलत बात हो गई यार ये तो अपन से, ठीक। तो अमाइन से पहले जो रहता है वो रहता है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को इधर रखा है ऑर्गेनिक में, ताकि 10 चैप्टर का जो बैलेंस बनाना है ना वो बना रहे। तो जो आपका इन्वायरमेंटल है, इन 3 को आप पढ़ लीजिए, ठीक। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आप उधर पढ़ के आती हो तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले तो आप इन 3 चैप्टर्स को करिए, तो आपको ये लगेगा चलो 10 में से मेरे 3 तो हो गए, 7 ही तो रह गए ना, तो कॉन्फिडेंस एक बनेगा, ठीक। तो वही करना है अपने को, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। फिर आते हैं हम लोग अमाइंस की तरफ। अब अमाइंस की तरफ आप जैसे ही आओगे ना, आप रिएक्शंस के अंदर इंटर कर रहे हो ऑर्गेनिक की। अब रिएक्शंस में क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो कॉमन रिएक्शंस है वो मिस हो जाती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए जैसे अमाइंस की बात करी जाए तो जैसे टेस्ट ऑफ अमाइन है एक आर्टिकल, कि भाई अमाइंस को हम टेस्ट कैसे करें, ठीक। अब अमाइंस को बेटा अगर टेस्ट करना है तो 3-4 मेथड है हमारे पास, ठीक। जैसे कि एक है हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि डिफ्रेंशिएट करता है हमारे अमाइंस को। दूसरा हमारे पास है आप डाइजोटाइजेशन कर लें, NO2HCl ले लें, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें HNO2 डाल दें, ठीक। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो आता है वो आता है, क्या नाम था यार उसका, हाँ आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक। लास्ट आप एक और सुनते हो, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अभी 4 ही आप सुनने में आपको आते, इसके अलावा आपको आई डोंट थिंक आपको इस अमाइन का टेस्ट समझते हो या सुनते हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो भाई। अब इसे कभी जेई मेंस की बात करें जो अभी वाला अटेम्प्ट हुआ है, ठीक, उसमें उन्होंने हिंसबर्ग का सवाल पूछ लिया, ठीक। किसी और मतलब पेपर में, अब तो 8-9 पेपर कराए दे रहे हैं, उसमें उन्होंने डाइजोटाइजेशन पूछ लिया, ठीक। तो ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपके पास लिमिटेशन, आपके पास टाइम की कमी है, तो पहले आप वो वाले फिनिश कर लीजिए रिएक्शंस जो आपको एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई हैं। अब एनसीईआरटी में ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नहीं दी गई है, तो मैं आपको ये नेक सलाह दूंगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़िए, आप उस कंटेंट को कवर करिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक। तो जब भी आप कोई रिएक्शन या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उस कंटेंट के पीछे भागिए जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है।
ठीक, अब ये 4 चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपका अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। तो जब वार्म अप हो जाए तो फिर आप क्या करो, जीओसी और हाइड्रोकार्बन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। टाइम लगेगा इन दोनों में, ये दोनों क्या है हमारे टाइम टेकिंग चैप्टर हैं, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आपकी सिचुएशन शुरू में ऐसी होगी और आफ्टर स्ट्रगल ना आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, जीओसी को भी और हाइड्रोकार्बन को भी। हो सकता हो कुछ जो शुरू में आपने चैप्टर्स पढ़े यार, आपने सोचा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, पॉलीमर है, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री, बड़ी जल्दी खत्म हो गया और उससे ज़्यादा टाइम मुझे यार जीओसी में देना पड़ रहा है। तो बेटा अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे सेलेक्ट होगे? तो जीओसी में टाइम देना, कोशिश ये करना जितना भी एनसीईआरटी में डेटा है उसको सबसे पहले पकड़ लेना, उसको फिनिश कर देना। ठीक, नोट्स बेटा सबके पास कोई ना कोई होंगे ही, उसको भी कर लेना। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास फुर्सतें निकल रही हैं तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख लेना, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस देख लेना। उसके बाद आप जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, अगर आपके पास कोई पुराना मॉड्यूल है या असाइनमेंट है वो फिर करना। तो बेटा इसी ऑर्डर में करिएगा। ठीक, बल्कि मैंने गलत बता दिया, आई एम सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हम करते ही नहीं हैं। एग्जाम्पलर के बाद मालूम है क्या करना है आपको? एग्जाम्पलर के बाद प्रीवियस ईयर करने हैं और प्रीवियस ईयर के बाद भाई तब आप अपनी किसी कोचिंग का मॉड्यूल या असाइनमेंट सॉल्व करना। देखिए जो पढ़े बैठे हैं बच्चे उनकी बात अलग है, जो मेरा बच्चा अभी सोच रहा है कि मुझे 1-1.5 महीने में कैसे करना है, उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। पहले नोट्स करना अपने अच्छे से, एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड, डायग्राम टू डायग्राम, ग्राफ टू ग्राफ, पेज टू पेज, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम्पलर की क्वेरीज करना, प्रीवियस ईयर लगाना, ज़्यादा ना लगाना, बस 15 ईयर्स के, मैं तो कहता हूँ 10 ईयर लगाओ भाई, टाइम की कमी है, 10 ईयर लगाओ। मान लो 2010 से 21 वाला, 21 में तो दे ही रहे हो यार, 20 तक ये करके दिखाओ। ठीक, फिर उसके बाद मॉड्यूल असाइनमेंट पे रहना, फिर देख लेना मॉड्यूल में अगर कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है तो उसको कवर कर लेना, टाइम ना हो तो फिर ना करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए स्टडी का, नोट्स, एनसीईआरटी डेटा, एग्जाम्पलर की क्वेरीज, प्रीवियस ईयर, फिर मॉड्यूल असाइनमेंट। बच्चे क्या करते हैं, पहले मॉड्यूल लेके बैठ जाते हैं। ठीक, इतना ज़्यादा डेटा देखते हैं वो डर जाते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ हमसे ना हो पाएगा। ठीक, तो पहले नोट्स, फिर एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर, मॉड्यूल, असाइनमेंट्स। ठीक, तो ये आपका पैटर्न रहेगा क्या, 1 2 3 4 5। ठीक, अगर 5 आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस 5 वाले को ऑप्शनल मानिए, ये 4 तो आपको फॉलो ही करने हैं, नोट्स, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर। ठीक, इसके बाद भाई हम लोग कौन कौन से चैप्टर करें, फिर हमारे पास देखिए अगर आप करना चाहें तो फिर आप ऑर्डर में ही कर लो, हेलो एल्केन लगाओ। ठीक, और फिर आपके पास कौन सा रहता है यार, भूल गया नाम मैं तो, हेलो एल्केन के बाद यार कौन सा था, हाँ एल्कोहल फिनॉल ईथर। अब जैसे कि ये चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल और ईथर, या हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो ऐसा करिएगा पहले 1 दिन या 2 दिन एल्कोहल पढ़ लिया आपने 2x40 मिनट करके, या 3x40 मिनट, जितना भी लग रहा है टाइम। फिनॉल आपने 1 या 2 दिन पढ़ लिया और फिर उसके बाद आपने ईथर पढ़ा 1 या 2 दिन, आपको जो भी लगने वाले हैं। ठीक, तो ऐसा मत करिएगा कि जो है अल्कोहल के साथ फिनॉल को मर्ज करिएगा। जब आपका अल्कोहल फिनिश हो जाए ब्रेक ले लीजिएगा। मान लीजिए आपने 2 दिन में अल्कोहल फिनिश किया और आपको लगता है यार अभी 20 मिनट मेरे पास हैं, तो फिर आप फिनॉल पे 20 मिनट के लिए जंप ना करिए, अल्कोहल को ही चाहे एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में भी आप इसी को फॉलो करिएगा तो फिर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जंपिंग ज़्यादा ना करिएगा कि लो 20 मिनट है 10 मिनट है देख लें इसको। ठीक, एक फुल डे निकालिएगा फिनॉल के लिए, एक फुल डे निकालिएगा ईथर के लिए और एक फुल डे निकालिएगा अपने अल्कोहल्स के लिए। ठीक, इसके बाद जो चैप्टर है वो रहता है हमारे पास, एक ही चैप्टर रह गया हमारा, दैट इज़ कौन सा वाला, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बेटा हमेशा लास्ट में पढ़ना, इसको हमेशा लास्ट में पढ़ना, बहुत ज़्यादा डेटा है, टाइम टेकिंग चैप्टर है ये। ठीक, क्वेश्चंस भी इसके अच्छे खासे आते हैं, तो इसको बेटा हमेशा लास्ट में पढ़ना।
ठीक, इससे पहले अगर आप करना चाहो ना तो एक और आसान चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आप कर लेना, वो भी आसान है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद कर लो। चाहे आप इसको चाहे वो जो 4 चैप्टर नहीं पढ़े थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो आपने किया था उसके बाद कर लेना। ठीक, तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को बेटा फॉलो करो तो आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। मैं आपको पूरी जो कहानी है वो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट ना समझो, 3 सब्जेक्ट समझो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक, और तीनों को 40-40 मिनट का इंटरवल दो। और मेरी जो नेक सलाह है वो ये है कि भाई साहब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक, बच्चा सोचता है कि हम लेट नाइट पढ़ लें। बच्चा क्या सोचता है, लेट नाइट में हम पढ़ें और एक बार में 2-3 चैप्टर निपटा दें। ठीक, नहीं पढ़ लो लेट नाइट, मना नहीं कर रहे, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना केमिस्ट्री, आप रात में पढ़ोगे लेट नाइट और मॉर्निंग में मालूम है क्या होगा, मॉर्निंग में वो आपके ब्रेन से केमिस्ट्री आपने जितनी पढ़ी है वो फ्लश हो जाएगी, वो कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं। रात में पढ़ी, सुबह गायब। ठीक, तो बेटर ये है कि जो लेट नाइट वाला चक्कर है, रात सोने के लिए बनाई गई है, थोड़ा सो लो रात में 6 घंटे 7 घंटे दिल लगा के सो, विदाउट एनी वरी। ठीक, केमिस्ट्री के लिए हम ये अपने बच्चों से कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठो और थोड़ा बहुत योगा करो, एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो। ठीक, योगा है, एक्सरसाइज है, घर पे करो। ठीक, तो एक्सरसाइज जब थोड़ी सी कर लोगे, थोड़ा सा योगा कर लोगे, बहुत हैवी नहीं करने को कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ घर को जिम बना दो, थोड़ी बहुत योगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, तो क्या रहेगा कि न्यूरॉन्स एकदम सुबह सुबह चार्ज स्टेट में होते हैं। ठीक, तो फिर उस टाइम पे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यार ये मोबाइल फ़ोन से अपन लोग कैसे बचें, अपने बच्चों को कैसे बचाएं। ठीक, जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है मोबाइल फ़ोन से, उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होगी तो उस पर डिस्कशन नहीं किया है। ठीक, सो आई होप यू लव इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।